बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको ज़रा थोड़ा सा ये स्टूडियो वाला माहौल नहीं है, लेकिन खबरें मेरे पास सारी हैं और ये बहुत सारी खबरें हैं इस वक्त और बड़ी डिटेल के साथ खबरें आई हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर से भी, मशरिक़ वस्ता से भी और अमेरिका से भी कुछ खबरें आई हैं। ये सारी खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो बड़ी खबर जिसके बारे में हमने 4-5 दिन पहले अनाउंस किया था और आपको बताया था कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद के बेटे मुश्तबा खामनाई को फैसला किया गया है सुप्रीम लीडर बनाने का और उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। अमेरिका ने उसके ऊपर एतराज़ किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी मुझे पसंद नहीं है, मेरी मर्जी शामिल की जाए, मैं बताऊंगा किसको बनाना है और मेरी मर्जी का बंदा लगाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अनाउंसमेंट हो गई है कि मुश्तबा खामनाई, अब जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपने वालिद को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपनी बहन को खोया, अपने बहनोई को खोया और अपनी वालदा को खोया, इनका बहुत नुकसान हुआ और इनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मुश्तबा खामनाई को अब बना दिया गया है ईरान का नया सुप्रीम लीडर और इनके ऊपर एतराज अमेरिका ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। देखिए पाकिस्तान में और ईरान में कितना फर्क है। वहां पे एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का लेटर आता है जिसे साइफर कहते हैं और उस साइफर के बाद इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाती है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कोई टके की औकात नहीं है और उसके एक लेटर के ऊपर पाकिस्तान के जर्नलों की हवाइयां उड़ जाती हैं और जनरल बाजवा को मौका मिल जाता है कि चलो मेरी एक्सटेंशन का मामला बन गया, जो मैं चाहता था वो हो गया, अब ये मेरे पास साइफर आ गया तो इसको दिखा के मैं जर्नलों को काबू करूंगा और इमरान खान की हुकूमत गिरा दूंगा। और फिर इमरान खान साहब का रिजीम तब्दील कर दिया गया, हुकूमत गिरा दी गई। ये किया गया एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साइफर के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर खुद कह रहा है कि यह बंदा पसंद नहीं है और वहां पर ईरान ने उसी बंदे को दौरान जंग अटैक हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और तारीखी नौयत के अटैक हो रहे हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। इससे पहले कभी इतने खौफनाक अटैक नहीं हुए थे। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान के 80% फिजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया गया है। तेहरान में वाक़े शहरान फ्यूल डिपो पर कल हमला किया गया। महरबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। आज़ादी स्क्वायर में जो है वो अड्डा जो है वहां पे वो भी जल रहा है। फौज के मुतअद्दिद जो अड्डे हैं उनको तबाह किया गया है और इसके अलावा पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन गया है और 17 जहाज मगरबी मीडिया के मुताबिक उन्होंने डबो दिए ईरान के, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा इसका फैसला हम करेंगे, अमेरिका फैसला नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में तो इंपोर्टेड हुकूमत आ गई थी ना और तब से लेकर अब तक हमारे पास एक अर्दली वजीर आजम है जो जहां पे जूता देखता है, कीमती जूता देखते ही पॉलिश शुरू कर देते हैं। जूता अच्छा और कीमती होना चाहिए या किसी बड़े ताकतवर आदमी के पांव में होना चाहिए, वहीं पे पॉलिश शुरू। और इंटरनेशनली शहबाज शरीफ साहब को शू शाइन बॉय का खिताब दिया जाता है और एक दफा नहीं बार बार दिया जाता है। बहरहाल ईरान की अवाम ने खुशाइन करार दिया है और उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ईरान के हमायती हैं उन्होंने भी मुश्तबा खामनाई के मामले में पॉजिटिव रिस्पांस किया है। अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाज़रीन, अब तेल की कीमतों पे आ जाएं। आलमी मंडी में $100 से क्रॉस कर गई हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त $104 फी बैरल आलमी मंडी में तेल की कीमत है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वापस कम हो जाएंगी। ये तो हम थोड़ी देर में मार कुटाई करेंगे ईरान की, हम उनके एटमी असासे खत्म कर देंगे और चीजों को खोल देंगे और सारा कुछ नॉर्मल कर देंगे। आबनाए हुर्मुज़ को भी हम खोल देंगे। मामला यह है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकन अपने शिप ही ले जाए कम से कम। वो दुनिया के मालिक को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, कंपनियों को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, जबकि अपने शिप जिनके ऊपर हथियार लगे हुए हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ से दूर ले जाते हैं। रीजन क्या है? अमेरिकन अच्छी तरह समझते हैं कि यहां पर खतरा है और ईरान सचमुच मारेगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को लगता तो है कि वो ये बंदिश खोल देंगे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम इस लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे। बल्कि ईरान के अंदर से उनकी हुकूमत ने कहा कि हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इबरत का निशान बन जाएगा। हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल सस्ता वापस हो जाएगा और वो लोग बेवकूफ हैं जो ऐसा नहीं समझते। तो पता चल जाएगा, वक्त बताएगा बेवकूफ कौन है और नेतन्याहू की बातों में कौन आ गया। अमेरिका ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है सऊदी अरब के हवाले से और याद रखिएगा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी बात नहीं है। अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब से तमाम अमेरिकी सफीर या सफारती अमला जितना भी है वो सारा निकल जाए फौरन। इसका मतलब आप समझते हैं, ये आखिरी ऑप्शन होता है कि अब बड़ी जंग शुरू होने लगी है, सफीरों को भी निकालो यहां से। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने शहरियों को कहते हैं आप निकल जाएं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने खास लोगों को कहते हैं आप निकल जाएं और जो सफारती अमला वो मौजूद रहता है। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के अंदर अपने सफारती अमले को भी कह दिया निकल जाओ। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई बड़ा खेल चल रहा है, कुछ बड़ा वहां पे होने जा रहा है। देखिए अमेरिका चाहता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको यहां पे एक स्टेटमेंट निकाल के देता हूं और ये बाकायदा अमेरिकन कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि अरबों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता,
ये अमेरिकी हुक्मरान कह रहे हैं। और यहां पे जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये स्टेटमेंट सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी साथी हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, अमेरिकी इत्तेहादी अरब मुल्कों को भी लड़ना पड़ेगा। मैं अरब दोस्तों को कहता हूं कि अमेरिका ने ईरान को मारा है और ईरान ने अरब मुल्कों को मारा है। क्या अरब मुल्कों ने भी ईरान को मारा है? नहीं। तो अब यह काम करना होगा, वरना अमेरिकी इत्तेहादी मुआहदे आपको नहीं मिलेंगे। अब अमेरिका यह चाहता है कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतरे। अरब मुल्कों ने आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी, आपको याद है? 1967 में इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी अकेले इसराइल से, और उस लड़ाई में इसराइल ये क्लेम करता है कि वो जंग जीत गया था, बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ी थी। देखिए ना, इसराइल जीत ही गया था ना, तभी तो आज तक फलस्तीन आजाद नहीं हो सका। अगर तो अरब लड़ाई जीत जाते तो आज फलस्तीन एक रियासत होता, फलस्तीन एक अलग मुल्क होता। तो अरब ममालिक इकट्ठे भी इसराइल से उस वक्त नहीं जीत सके थे, तो उनकी जंगी काबिलियत का तो आपको अंदाजा है। अब जब ये अरब खुद नहीं लड़ेंगे तो लड़ाएंगे किसको? ये पाकिस्तान को लड़ाएंगे। पाकिस्तान की फौज जो है वो एक प्रोफेशनल लड़ाका फौज है, और उसको लड़ाने के लिए मुंह में पानी आ जाता है जिसको भी लड़ाई लड़नी होती है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तलब भी किया गया था कि जनाब इधर आए, हाजिरी दें, आपको बहुत पैसा दिया हुआ है, आपके पास बड़े वसाइल हैं। एक फौज और भी बनाई गई थी, इस्लामिक फोर्स, जिसके 54 इस्लामी मुल्क, 52 इस्लामी मुल्क थे, उनकी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई गई थी, इस्लामी फोर्स थी। उसने फलस्तीनियों को तो कभी आज़ाद करवाया नहीं, उसने कश्मीरियों को भी कभी आज़ाद नहीं करवाया, उसने लेबनान के ऊपर और गजा के ऊपर बमबारी को कभी नहीं रुकवाया। लेकिन वो फोर्स अब किधर है? राहील शरीफ साहब उसके हेड बनाए गए थे, फोर्स किधर है? कहाँ है वो सारे फौजी? और अब पाकिस्तान के बारे में ये दावे किए जा रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, कि पाकिस्तान 1 लाख ट्रूप्स भिजवा सकता है अरब ममालिक की हिफाजत के लिए, खास तौर पे सऊदी अरब की हिफाजत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सौदा होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पर हमला भी सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा? क्या अगर कभी पाकिस्तान की भारत से लड़ाई होती है तो सऊदी अरब अपना तेल, अपने वसाइल, अपने ज़खायर, अपना पैसा इस लड़ाई के अंदर झोंक देगा, जैसा कि पाकिस्तान से ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान ऐसा करे? मेरा यहां पे एक सवाल है कि ओआईसी कहां गई? देखिए ना, वो एक तंजीम थी जो मुसलमानों को जहां पे भी दुनिया में तकलीफ होती है तो वो आ जाती थी तंजीम और आकर बैठती थी, कहते थे हम बात करेंगे। कश्मीरियों के मामले पे ओआईसी, फलस्तीनियों के मामले पे ओआईसी। अब जब असल मामला हुआ है, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, 167 बच्चियां कत्ल कर दी, ओआईसी गायब है, आपको ओआईसी दिखाई नहीं दे रही। तो ओआईसी का ना होना भी एक अजीबोगरीब सूरत पैदा कर रहा है। अच्छा, एक दावा किया गया था कि यूएई ने, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूएई ने उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन इस्राएली सोर्सेज ने दावा किया था कि यूएई ने, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहला अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन अब यूएई के सोर्सेज से उसकी तरदीद आ गई कि हमने अभी तक ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता दूं कि अरब ममालिक ने ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों को रोका है, उनकी जानिब से आने वाले ड्रोन्स को रोका है, लेकिन उन्होंने अभी तक ईरान के अंदर कोई ड्रोन या मिसाइल अपनी तरफ से नहीं भेजा। हाँ, यह जरूर है कि उनकी सरजमीन से बेशुमार हथियार वहां पे गए हैं, उनकी सरजमीन से जहाज भी उड़ के गए हमला करने के लिए, उनकी फिजाई हदूद भी इस्तेमाल हुई, उनकी जमीन भी इस्तेमाल हुई, उनका जो है समुद्री रास्ता भी इस्तेमाल हुआ, और उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने वापस उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं जगहों पे अटैक किया, और इसी अटैक से अब एक नई कहानी जन्म ले चुकी है। नाज़रीन, में जो रशिया के वजीर खारजा है ना, उन्होंने मुसलमान मुल्कों को आईना दिखाया। उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, और रूस क्या सोच रहा है, इसमें आपको सारी खबर मिल जाएगी। और अब ये अरब ममालिक करने क्या जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये लड़ाई अब लंबी चलनी है, और इस लड़ाई में बाकी मुल्क भी निकल आएंगे। जो तजियाकार हैं वो ये कहते हैं इस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते हैं, और इस लड़ाई के अंदर खलीजी ममालिक बहुत बुरी तरह तबाह हो जाएंगे, और उनकी तरक्की, जो पैसा सारा फ्लो जा रहा था खलीजी ममालिक की तरफ, वो वापस यूरोप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मगरबी ममालिक तरक्की करेंगे, खलीजी ममालिक लड़ेंगे, और वहां पे हालात खराब हो जाएंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे, उनकी डिक्लाइन होगा। अब इसमें जो रूसी वजीर खारजा सरगई लावरूफ का जो स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि बहुत सारी अरब बादशाहतें अवामी तौर पर कह चुकी हैं कि सूरत हाल को फौजी हल की तरफ नहीं धकेला जाना चाहिए, यानी मुज़ाकरात होने चाहिए, और वो अपनी फिदाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन जब सब कुछ शुरू हुआ तो अमेरिका और इसराइल को बार बार कॉल करने के बावजूद क्या आपने अमेरिका और इसराइल के इकदामात की मजम्मत की? यानी आपने कहा कि आपकी फिदाई हदूद इस्तेमाल नहीं होगी और नहीं इस्तेमाल आप करने देंगे, लेकिन जब आपकी फिदाई हदूद को अमेरिका ने और इसराइल ने इस्तेमाल किया तो क्या आपने एक मरतबा भी इसराइल की और अमेरिका की मजम्मत की? ये रशिया ने सवाल उठाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या आपने स्कूल पर बमबारी करके 170 मासूम बच्चियों को शहीद करने की मजम्मत की? किसी अरब मुल्क ने इसके ऊपर क्या कोई बात की खुलकर? उन्होंने कहा कि मुझे यह मालूम हो गया है
कि आपके ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है, वहां पे एक करारदाद पेश करने का इरादा रखते हैं जिसमें बिल्कुल वही जबान होगी जो आपने अभी इस्तेमाल की है, यानी ईरान की जारहियत की मजम्मत आप करेंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इक़दामात का एक लफ्ज भी नहीं होगा। यह है वो मामला। वो कहते हैं अमेरिका और इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते, वो आपकी फिदाई हदूद जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी समुद्री हदूद जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इलाकों से बम मार रहे हैं ईरान को, आप उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। उन्होंने वहां पे कत्लेआम कर दिया ईरान के अंदर, बंदे ज्यादा तो ईरान के अंदर शहीद हो गए, यानी 1,500 बंदा शहादत के करीब पहुंच गए नंबर। वहां पे रिफाइनरियों को आग लग गई है। जो तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट में हुई या इसराइल में हुई, वो 10वां हिस्सा भी नहीं है जो तबाही अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के अंदर फैला दी है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने बहुत तबाही फैलाई है। तो ईरान की पसली है कि वो सब्र से ना सिर्फ मार खा रहा है बल्कि वो लगातार रिटेलिएशन भी कर रहा है, और ईरान ने वो बंदोबस्त कर लिया है कि रास्ते की सारी रुकावटें उन्होंने अब दूर कर ली हैं। अब जब ईरान मारेगा तो ज्यादा नुकसान करने की पोजीशन में होगा, क्योंकि ईरान ने बहुत सारे रेडार तबाह कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने खित्ते में अमेरिका के 4 मजीद रेडार तबाह कर दिए हैं, और ये थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो है वो रेडार थे। और देखिए जब आप रेडार को हटा देते हैं तो फिर जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, वो डायरेक्शनलेस हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। यहां पे एक मिसाइल उड़ता है बहरीन से, उसकी वीडियो है बाकायदा, और बहरीन से ही उड़ता है और बहरीन में गिर जाता है करीबी शहरी इलाके में। अब ये मिसाइल यहां से उड़ के यहीं पे गिर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शनलेस मिसाइल है और वो अपने निशाने की तरफ नहीं गया। रीजन क्या है कि इससे जुड़े हुए जो टेक्निकल सारे इक्विपमेंट है वो ईरान ने बहुत हद तक तबाह किया है। तो ईरान और टारगेट अचीव कर सकता है, इसराइल के अंदर भी, खलीजी ममालिक के अंदर भी। अमरीकी अड्डों को तो उन्होंने बहुत बुरी तरह तबाह किया है। तो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आप अब मजम्मत करने जा रहे हैं ईरान की सलामती काउंसिल में, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इक़दामात का एक लफ्ज भी आपका नहीं होगा। हम एक मुत्तहिदा महाज की अपील करते हैं जिसका मकसद इस जंग का खात्मा हो। सिर्फ यह कहना कि ईरान को मौसर जवाब देने का हक नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अमेरिका और इसराइल को हौसला दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और यह मंतक के दलील के खिलाफ है। बड़े लंबे अरसे से ये वज़ीर ख़ारजा है और इनका स्टेटमेंट जो है वो सबके लिए सोचने की बात है कि वो मुसलमान मुल्क भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो और तरह का है, और वो सूरत को भांप गए हैं कि होने क्या जा रहा है। देखिए ना, अमेरिका ने जब ये लड़ाई शुरू की तो अमेरिका ये कहता था हम तो ईरानी अवाम के लिए लड़ रहे हैं, ईरानी अवाम को आज़ादी दिलाएंगे, और अब ईरान में पूरी तरह तबाही हो रही है और ईरानी अवाम का कत्लेआम हो रहा है। ये लड़ाई किसी और नुक्ते से शुरू होकर किसी और नुक्ते पे पहुंच गई है। अगर ईरान की चेन ऑफ कमांड खत्म हो जाती है तो मेरी बात आप लिख कर रख लें, बहुत तबाही होगी। हर हाल में ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड वो बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, और जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तब तक वो मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, भारत एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह, और ये खबर मैं आपको देता हूं कैसे। देखिए ना, भारत ने दावत दी बहरिया के जहाजों को कि आओ यहां पे आके हमने मशकें करनी है। ईरानी जहाज भी गए, जाके वहां पे मशकें की। अब भारत खुद एतराफ कर रहा है कि उसने ईरान की पीठ में छिरा घोंप दिया। वो कैसे? वो खुद से ये बता रहे हैं, जनरल उपिंदर ये खुद से बता रहे हैं कि जनाब हमारे इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमने अपने पानियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे पानियों से निकलकर बैन अल-अक़वामी पानियों के अंदर ये ईरान का जहाज चला गया तो तब हमने इसराइल को बता दिया कि जनाब इसका मुकाम क्या है और ये किस जगह पे है, तब इसराइल ने उसको तबाह कर दिया। तो हमने तो जनाब क्योंकि हमारा ताल्लुकात है इसराइल के साथ, हमने उनको बता दिया। ओ भाई, वो लड़ने थोड़ी आया हुआ था, वो तो आपका मेहमान था, उसको घर तो वापस जाने देते आप, उसके बाद उसके साथ जो मर्जी करता है इसराइल। लेकिन भारत ने यह बता दिया कि वो इस लड़ाई में ईरान के साथ नहीं, पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है। देखिए, अगर पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ लड़ता है तो इसराइल को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इसराइल को और कुछ नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी फौज ईरान के साथ लड़ पड़े, इससे बहुत फायदा होगा इसराइल को, बहुत ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान में जर्नलों को फायदा हो जाएगा, पैसे जैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, मिसाइल हथियार आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अफगान जंग में हमने बहुत पैसा कमा लिया था, यहां पर भी जर्नैल इस दफा फिर बहुत पैसा बना लेंगे, ब्यूरोक्रेसी बहुत पैसा बना लेगी, कुछ सियासतदान बहुत पैसा बना लेंगे। ये होगा जैसे मादी में होता रहा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को होगा। ईरान को और पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि इस सरहद के ऊपर अगर अब आप ये करते हैं या लड़ाई होती है तो हमने तो साथ साथ ही रहना है। आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, पड़ोसी आपके वही रहते हैं। तो ये हमारी इनके साथ एक ऐसी चपकलिश खुदा न खास्ता शुरू हो सकती है जो फिर जारी रहेगी। पाकिस्तान को करना सिर्फ इतना है कि किसी तरह भी अमन के लिए कोशिश करे और लड़ाई से गुरेज करे। चाइना ने एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बड़ा कमाल काम किया चाइना ने, लेकिन एक दावा सामने आ रहा है। दावा यह है कि कहीं नेतन्याहू एटमी हमला तो नहीं कर सकता। जॉर्ज गिलोवे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है इस जंग में जिसमें अमेरिका कहता है कि हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, इसराइल खुद से कर रहा है। और नेतन्याहू के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, वो जंगी मुजरिम में पहले ही, वो कुछ भी कर सकता है। तो जॉर्ज गिलोवे जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया गुज़िश्ता रोज,
उन्होंने कहा नेतन्याहू ने हाल ही में ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के अपने इरादे का इशारा दिया है। कोई भी जौहरी ताकत जो वजूदी खतरे में हो, जैसा कि इसराइल अब वादे तौर पर है, ऐसा करेगी, तमाम ये दुनिया बदल देने वाला लम्हा होगा। अब ये धमाके होंगे, इसके नतीजे में ताबकारी होगी, तो इसका तो पाकिस्तान को और खित्ते को बहुत नुकसान होगा, खलीजी ममालिक को भी नुकसान होगा। जिधर हवा जाएगी उधर ताबकारी जाएगी। तो मामला अब ये है कि अगर ये एटमी धमाका हो जाता है, खुदा ना खास्ता, या मामला वहां तक चला जाता है, तो ईरान के अगर कुछ 2 शहरों पे, अभी नजम सेठी भी ये कह रहे थे और ये डिस्कशन हो रही है कि 2 गैर मकबूल शहर ईरान के, वहां पे एटमी धमाके किए जा सकते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसके बाद एक फतह का ऐलान किया जा सकता है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी, बहुत खौफनाक सिचुएशन बन जाएगी। इससे फिर दुनिया का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ खुदा ना खास्ता लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, अजीबोगरीब। पाकिस्तान का मीडिया नेतन्याहू के स्टेटमेंट दिखा रहा है, इमरान खान के नहीं दिखा पाता, नेतन्याहू के स्टेटमेंट दिखा रहा है और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जनरल बाजवा सहाफियों को एक दौर में बुलाकर कहा करते थे कि आप इसराइल के बारे में डिस्कशन करें अपने टीवी चैनल के ऊपर, आप उनके स्टेटमेंट्स को दिखाया करें, आप उनके बारे में बात किया करें, आप ये डिस्कशन खोलें कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बार बार जनरल बाजवा कहता था। अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश पूरी हो रही है और इस चीज को काफी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि चलें, नेतन्याहू के स्टेटमेंट पाकिस्तान के टीवी चैनल पे चल रहे हैं, तस्वीर भी चल रही है, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो इमरान खान का फोटो और इमरान खान साहब का बयान वो नहीं चल रहा। हाँ, इमरान खान के बारे में एक और कार्रवाई जरूर डाली गई है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो बनाई गई इमरान खान साहब की, उसकी ऑडियो भी जाली है, वीडियो भी जाली है, और आगे से कुछ वीडियो का हिस्सा जो है वो असली भी है। तो एक वीडियो बनाकर डाल दी गई, उसको टाउट्स, बहुत सारे बेईमान और फ्रॉड किस्म के लोग, नून लीग के दरबारी, वो उसको शेयर कर रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं कि जनाब ये देखो, इमरान खान ने कहा था कि जंग होगी तो पेट्रोल $400 फी बैरल पे चला जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इस तरह की बातें उसमें चला रहे, हालांकि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। और जो हिस्सा उसका ठीक है, उसमें सिर्फ इमरान खान ने इतना कहा था कि ये कोरोना की वबा जो है, इसमें अगर कंट्रोल ना किया, ये चीजें ना की, तो इसके नुकसान हो सकते हैं। वो उससे बचने की बातें कर रहे थे। लेकिन यहां पे इनफ्राडियो ने एक आर्टिफिशियल वीडियो बनाकर उसको लगा दिया और उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जिस वक्त दुनिया में लड़ाई लगी हुई है, जिस वक्त ममालिक अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं, जिस वक्त पाकिस्तान से बड़ी बड़ी डिमांड्स की जा रही हैं, जिस वक्त पाकिस्तानियों की कमर टूट गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, उस वक्त भी इनके दिमाग में इमरान खान ही है। ये आज भी उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से वीडियोज बनाकर लगाने में मसरूफ है। और जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है ना, उन्होंने पेट्रोल इतना महंगा नहीं किया जितना हमने कर दिया है। और जो लड़ रहे हैं, जिनकी जंग लगी हुई है, जिनके फौजी मारे जा रहे हैं, और जिनके लोग शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जांबाग हो रहे हैं, और जिनके मुल्कों में बम गिर रहे हैं, जिनकी रिफाइनरियां सड़ गई हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उन्होंने पेट्रोल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ाई जितनी हमने बढ़ा ली। यही उनसे 4-4, 5-5 गुना ज्यादा हमने कीमतें बढ़ा ली पेट्रोल की। ये पाकिस्तान की हुकूमत तो लगता है जेब कतरी है। ये तो दाव में बैठे हुए थे कि जैसे ही रश ज्यादा होगा हम जेब काट लेंगे अवाम की, या जैसे ही कोई माहौल बनेगा हमने फौरन अवाम की जेब में डाका डालना है। ये डकैती मार के ही आए थे हुकूमत में और अभी तक डकैतियां ही मार रहे हैं और अपनी रविश से बाज नहीं आ रहे। नाज़रीन, तल अवीव में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया बिजली का, और शायद किसी ग्रिड के ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद ये पहली दफा हमने देखा है, वरना इसराइल के अंदर ऐसे बिजली बंद नहीं होती, लेकिन ब्रेकडाउन हो गया और लगातार ईरान अटैक कर रहा है। इसराइल में पहली मरतबा इतनी तबाही हुई है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक और खबर नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर से है, मैं खबर आपको जरूर देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि ये मौजूदा रजीम ने कैसे कैसे नमूने और बेशरम मुनाफिक इकट्ठे किए हुए हैं। ये देखिए, आप कार्रवाई चेक करें आप यहाँ पे। चलो मैं आपको एक बंदे के बारे में बताता हूँ। ये है शाहिद आफरीदी। ये जनाब पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, क्रिकेट खेलते रहे पाकिस्तान की तरफ से, और जितनी देर क्रिकेट खेलते रहे दिल्ली धड़कता रहा पूरी कौम का कि पता नहीं अब अगली बॉल पे क्या होगा। तो इसमें जनाब इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ। उसमें इन्होंने हामिद मीर के भाई को मुखातिब करते हुए कहा, ये कौन है आमिर मीर, ये कौन है बंदा, इसका काम क्या है, इसकी हैसियत क्या है, ये क्यों कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्यों बता रहा है चीजें पीसीबी के अंदर। तो उस बंदे की मंजी ठोक दी शाहिद आफरीदी ने टीवी के ऊपर बैठ के। उस बंदे ने ना उसके अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट शेयर हो गया और उसने दिखाया कि शाहिद अफरीदी, अभी तो ये कह रहा ना मैं इसको नहीं जानता ये कौन है, तो शाहिद अफरीदी ने उसको क्या मैसेजेस किए जरा ये देखिए आप। शाहिद अफरीदी ने उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ की थी, जिससे कह रहे हैं ना कि ये कौन है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। कुछ अरसा पहले शाहिद अफरीदी इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ इसी को मैसेज करके भेज रहा है और लिखा वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके जवाब में वो लिखता है थैंक्स शाहिद भाई। फिर आगे से जो गर्दन पे चुम्मी लेने वाला एक खबर है कि आसिम मुनीर की गर्दन पे चुम्मी ली थी शाहिद अफरीदी ने, और यानी वो तो बस नहीं चलता शाहिद अफरीदी का, लेकिन शाहिद अफरीदी ने वो वाली खबर का लिंक भी बड़े फख्र के साथ आमिर मीर को भेजा कि जनाब ये देखें मेरे ताल्लुकात फील्ड मार्शल के साथ कैसे ताल्लुकात है मेरे, देखो। तो शाहिद अफरीदी मुझे समझ आ गई एक्चुअली बेचारा कहां से खेलता है, कौन इसको इस्तेमाल करता है। बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्रिकेट उसने खेली है, कुछ बहुत अच्छी खेली है, कुछ बहुत बुरी खेली है,
कौम उसको पसंद करती थी, लेकिन इमरान खान पे हमले क्यों करता है अब मुझे समझ आ गई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को भी समझ आ जानी चाहिए कि मुनाफकत अपनी जगह पे, लेकिन ये बंदा इमरान खान पे अटैक करता है, बार बार अटैक करता है, और ये इसकी मजबूरी है, उसको ताल्लुक रखना है वहां से, और वो बड़ा प्राउडली ये बताता भी है कि मेरा इससे ताल्लुक है, और उस बंदे की कोई जुबान भी नहीं है। एक दिन उस बंदे की तारीफ कर रहा है, खुद ही उसको मैसेज करके अगले दिन कह रहा है ये कौन है बंदा, इसकी क्या हैसियत है, ये कौन है, किस कैपेसिटी में कर रहा है। तो इसका कोई सच के साथ, हक के साथ लेना देना नहीं है, फ्रॉडिया किस्म का बंदा है मेरे ख्याल में। इस मामले से तो यही लगता है, मेरी ये राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये मामले को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि जनाब यार खुद ही आप कर रहे हैं, खुद ही आप, और वो बाकायदा शेयर हो गया। और मैंने ये तारिक मदीन साहब के और बहुत सारे और जर्नलिस्ट ने उसको शेयर किया, और शेयर करके उन्हें खबर दी, उनकी खबर की बुनियाद के ऊपर मैं ये खबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर ये तबसरा कर रहा हूँ कि जनाब ये कोई करैक्टर नहीं शो किया। इमरान खान का कितना बड़ा करैक्टर है, उसको गिराने के लिए ऐसे बोने और इस तरह के लिफंटर जो है ना वो मार्केट में उतारे गए। नाज़रीन बाकी खबरें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।